आज हम आपको बताएँगे कि कैसे करंट अनप्रेसिडेंटेड टाइम के अंदर आप वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। करंटली सिचुएशंस आर सो एक्सट्रीम्स एंड मार्केट्स आर अनस्टेबल। तो ऐसे में कंजर्वेटिव अप्रोच लेनी चाहिए, गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मार्केट का एडवांटेज लेके एक अग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए। आज के इस सेशन में हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से हेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी मिस्टर चिंतन हरिया जी जुड़े हुए हैं। चिंतन जी आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट का हिस्सा अक्टूबर 2005 से हैं। इन्होंने आईसीआईसीआई के साथ काफी टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स के पोर्टफोलियो को एज अ लीड एनालिस्ट मैनेज किया है। चिंतन जी संग्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मास्टर्स कंप्लीट किया है और ये फाइनेंशियल एनालिसिस में भी मास्टर्स कर चुके हैं और ये एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं। He is also a fellow member chartered accountant and an associate member of cost and management accountancy. चिंतन जी एनएमआईएमएस मुंबई में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के मेंटोर भी हैं जहां वो स्टार्टअप्स को गाइडेंस देते हैं। तो अब मैं चिंतन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो इस सेशन को आगे लेके जाएं और अपना नॉलेज हम सभी के साथ शेयर करें। शुक्रिया। बहुत ही लंबा इंट्रोडक्शन था बट आई थिंक सबसे जो ज्यादा सीखने को मिला है वो मार्केट से ही सीखने को मिला है। पिछले 16 सालों में अलग अलग रोल्स में मैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग करता था, इक्विटी ट्रेडिंग करता था, आईप्रू के लिए ऑयल एंड गैस रिसर्च एनालिस्ट भी रहा हूँ। और जैसे कि आपने कहा, मैंने फंड्स भी मैनेज किए 2011 से 2016 में। अभी पिछले 5 सालों से मैं आपने काफी बार मुझे टीवी पे भी देखा होगा और इन जनरल इन इंटरेक्शंस में भी देखा होगा, क्योंकि पूरे जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका जो मेंटेनेंस है, उनका जो नए प्रोडक्ट्स लाना है, उनका वो मेरे और मेरी टीम के अंडर आता है। और उसी मामले में मुझे काफी सारा इंटरेक्शन सभी के साथ करने को मिलता है। आज का जो टॉपिक है वो काफी दिल के करीब है। अगर हम देखें कि मार्केट्स में क्या हो रहा है ग्लोबली, लोकली, और पिछले 3-4 सालों में मैंने काफी स्टडी किया है इस टॉपिक पे। तो मैं सभी आपके व्यूअर्स, लिसनर्स को अगले 15 मिनट में बाहर क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, कोविड की स्थिति क्या है, और आपको मोर इम्पोर्टेंटली आपके जो निवेशक है उनको कैसे आपको सलाह देके किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पहली बात करता हूं कि पिछले 10 साल में एक चीज जो देखी गई है कि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, यानी कि जो ब्याज दरें होती है, वो काफी कम हो चुकी है विश्व में भी और भारत में भी। और ये ब्याज दरें कम होने के कारण उसके साथ साथ जो एसेट क्लासेस है, यानी कि इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, उनमें पैसा ज्यादा जाना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर आप ब्याज दरें देखें, भारत में फिर भी आपको 6, 7, 8% ब्याज मिल रहा है, पर ज्यादातर डेवलप कंट्रीज जो है, अगर हम पूरे यूरोप की बात करें, काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज में ब्याज दरें नेगेटिव भी है। यानी कि अगर आपको पैसा रखना है उनके बॉन्ड्स में, तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। ये आज तक हमने देखा था, जापान में हुआ करता था जहां पे ब्याज दरें शून्य के करीब हुआ करती थी। अभी जो जापान में हुआ है वो यूरोप में हो रहा है, और अमेरिका में भी ब्याज दरें काफी घटी है। 4.5-5% उनके जो 10 ईयर यील्ड हुआ करता था, वो अगस्त 2020 में घटकर 55 बिप्स हो गई, यानी कि 0.5%, आधा प्रतिशत। और अभी वो बढ़कर एक 1.6% नॉर्मलाइज हुई है। तो ये जो लो इंटरेस्ट रेट रेजिम है, उसके साथ साथ जो नया पैसा मार्केट में आ रहा है, और ये नया पैसा कौन ला रहा है मार्केट में, तो सभी सेंट्रल बैंक्स नया पैसा मार्केट में ला रहे हैं। अगर आप 2008 के साल में जाओगे, 2008 में क्या हुआ था, जो लेमन क्राइसिस के पहले की बात है, जो प्रीवियस क्राइसिस के पहले की बात है, तभी सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट सीमित थी। उनके पास टोटल सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट $5 ट्रिलियन थी, यूएस की सेंट्रल बैंक $1 ट्रिलियन थी। $1 ट्रिलियन यानी कि करीबन करीबन 75 लाख करोड़ रुपए। तो पूरे विश्व के जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे, जैसे कि आरबीआई, जापानीज सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, अमेरिकी सेंट्रल बैंक, चाइनीज सेंट्रल बैंक, सभी सेंट्रल बैंक्स को हम मिला के उनका टोटल बैलेंस शीट साइज देखें, तो वो $5 ट्रिलियन थी 2008 में। आज ये बढ़कर $20 ट्रिलियन या $22 ट्रिलियन हो चुकी है। और जो लास्ट पेंडेमिक हुआ मार्च 2020 में, उसके बाद से ये सेंट्रल बैंक्स ने पैसा बाजार में लाना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था, और पिछले 1 सालों में करीबन करीबन $6 ट्रिलियन और पैसा बाजार में आया है।
ये $6 ट्रिलियन बाजार में आने के कारण, और ये लोगों के हाथ में गया है। अगर हम भारत में भी देखें तो जिन लोगों के पास, क्योंकि पैंडेमिक के कारण आय या उनकी जो इनकम थी उन पे हर्ट आया, तो सरकार ने उनको हाथ में पैसे दिए। अमेरिका में भी ऐसा हुआ कि जिन लोगों के पास या तो उनके जॉब चले गए या तो उनकी इनकम कम हो गई, उनको जो लॉस हुआ था, इनकम लॉस हुआ था, वो $500 बिलियन यानी कि $500 ट्रिलियन हुआ था, करीबन करीबन 35 लाख करोड़। और वो 35 लाख करोड़ के सामने सरकार ने उनको 3 गुना ज्यादा पैसा उनके हाथ में दिया अमेरिका में। तो ये जो उनको पैसा हाथ में आया है, वो खर्च कर रहे हैं, और खर्च करने के कारण जो इकोनॉमिक आउटपुट है, वो यूएस में इम्प्रूव हो रहा है, ग्लोबली भी इम्प्रूव हो रहा है। और इसीलिए हम एक ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पे इक्विटी वैल्यूएशंस आज महंगे दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में करीबन करीबन सभी इक्विटी मार्केट्स डबल हो चुके हैं। पर क्योंकि बाजार में इतनी लिक्विडिटी है, क्योंकि लोगों के हाथ में इतनी लिक्विडिटी है, एक बड़ा सस्टेनेबिलिटी इक्विटी मार्केट्स में हम देख रहे हैं। कभी भी थोड़ी गिरावट आती है, बाइंग आ जाती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें एलोकेशन के हिसाब से भी, हमने भारत में ये देखा है कि पिछले 2-3 सालों में इक्विटी मार्केट्स में रुझान बढ़ रहा है, लोगों का, लोग निवेश कर रहे हैं। पिछले 1 साल में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग भी बहुत बढ़ रहा है। अगर हम देखें डीमैट अकाउंट्स, 2.5-3 करोड़ डीमैट अकाउंट हुआ करते थे भारत में, वो बढ़ के आज 5 साढ़े 5 डीमैट करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। तो पिछले 1 सालों में 2 करोड़ नए डीमैट अकाउंट बने हैं, और डिजिटल माध्यम से निवेश करना भी आसान हो गया है। तो लोग डायरेक्ट इक्विटी में भी निवेश कर रहे हैं, पर ये थोड़ा जोखिम का काम हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है, जब भी मार्केट में तेजी आती है, डायरेक्ट इक्विटी बढ़ जाता है, और फिर जब मार्केट में नीचे आते हैं तो लोगों के हाथ थोड़े जल जाते हैं। तो उससे थोड़ा बच के रहना है हमें। पर अगर हम मार्केट और मार्केट के लेवल्स की बात करें, तो आज जो हमारी मार्केट के लेवल्स है, वो 100% मार्केट कैप टू जीडीपी है, यानी कि जो हमारी घरेलू सकल उत्पाद है, और अभी सभी कंपनीज की मार्केट कैप देखें तो 100% मार्केट कैप टू जीडीपी है। अमेरिकी मार्केट्स ज्यादा महंगे हैं, भारत के मार्केट्स उतने महंगे नहीं है। और जो भारत के अगले 2 साल की प्रिडिक्टेड अर्निंग्स और प्रिडिक्टेड ग्रोथ है, वो काफी अच्छी भी है। तो ऐसे टाइम पे हमारा ऐसा मानना है कि गोल्ड एलोकेशन भी आपका होना चाहिए। तो 3 चीजों में मैं आज बात करना चाहूंगा। क्योंकि विश्व में लिक्विडिटी ज्यादा है, भारतीयों के पास इक्विटी एलोकेशन कम होता है नॉर्मली। पिछले 1-2 साल में जितना मैं पढ़ते आया हूँ, हमारी जो 7 खरब यानी कि $7 ट्रिलियन की सेविंग्स है, भारतीयों की जो जितनी सेविंग्स है उसके सिर्फ 5 से 6% ही इक्विटी मार्केट्स में है, और वो भी बहुत कम लोगों के पास है। जैसे ज्यादा लोग सेव करेंगे और इक्विटी मार्केट्स में आएंगे, ये प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। भारत में 6% सेविंग्स इक्विटी मार्केट्स में। अगर हम अमेरिका की बात करें, जहाँ पे सबसे रईस देश माना जाता है, लोगों के सेविंग्स का 40% इक्विटी मार्केट्स में होता है। तो अमेरिकी मार्केट, जैसा कि आप जानते हो, मार्केट कैप वाइज भारत का $3 ट्रिलियन है, अमेरिका का 45। 15 गुना ज्यादा बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है अमेरिका में, क्योंकि वहां के लोगों का 40% सेविंग इक्विटी मार्केट्स में है, म्यूचुअल फंड्स में है। और वहां के म्यूचुअल फंड्स, अमेरिका के म्यूचुअल फंड्स, जो बैंकिंग सिस्टम है अमेरिका का, उससे 3 या 4 गुना ज्यादा बड़ी है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो ग्रोथ भारत में भी आप देख रहे हो, वो कंटिन्यू होगा। और हमारा ऐसा मानना है कि आज अगर हम देखें तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल है निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड में। एक खास तौर पर हमने जो भारतीयों के लिए, सभी भारतीयों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है निवेश का, वो हमारे हिसाब से जो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है। ये कैटेगरी एक सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट है कि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे कि आपने पिछले बार देखा था, मार्च 2020 में पैंडेमिक के कारण बाजार थोड़ा नीचे गिर गया। उसके बाद जब सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया इकोनॉमी को, तो मार्केट वापस ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। शायद अगले 12 महीने में, 18 महीने में वापस मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज आए, नेगेटिव न्यूज आए कि मार्केट गिर सकता है। अभी ये सेकेंड पैंडेमिक का दौर जो भी चल रहा है, हमारे हिसाब से ये सेकेंड पैंडेमिक का दौर शायद ज्यादा लंबे देर पर नहीं चलेगा। पर अगर हम बात करें ओवरऑल जो पैंडेमिक की भी, अगर मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा कि यूएस में और यूके में, यानी कि यूरोप में, अमेरिका में और यूरोप में जो सेकेंड वेव आया, वो जल्दी से आया और जल्दी से चले गया, और उनकी मार्केट्स को उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ है, उनकी मार्केट्स में उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो हमारा भी ऐसा मानना है कि भारत में भी वो पैंडेमिक के कारण नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसीलिए आपका जो एलोकेशन है, वो एलोकेशन आपको कैसे करना चाहिए इक्विटी मार्केट्स में, उसका सबसे बढ़िया तरीका रहेगा बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी।
बाइंग लो सेलिंग हाई, जैसे कि मार्केट गिरता है सस्ता हो जाता है, आप आपका इक्विटी बढ़ाइए, क्योंकि ग्रीड और फियर के वजह से हम कभी वो डिसीजन नहीं ले पाते। आपने देखा होगा बहुत कम लोगों ने फरवरी 2020, मार्च 2020, अप्रैल 2020 में बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लगाया, क्योंकि सब लोग घबरा गए कि ये इक्विटी मार्केट्स में क्या होगा अगर ये पैंडेमिक चलते रहेगा, और अगर जीडीपी 20-30% से गिरेगा, तो उसमें अगर हम बात करें कि 20-30% से जीडीपी गिरेगा तो मार्केट बढ़ कैसे सकता है। पर अगर मार्केट की वैल्यूएशन तब देखें तो वैल्यूएशन काफी सस्ती हो चुकी थी, और इसीलिए बैलेंस एडवांटेज फंड जो है हमारा, वो 44% इक्विटी से करीबन करीबन 77%, यानी कि 33% इक्विटी आपके निवेशकों का इंक्रीमेंटल फेब्रुवरी और मार्च में बाजार में इन्वेस्ट किया गया था। बहुत कम लोग हो गए जिन्होंने खुद से अपना जो पैसा है या अपना जो इक्विटी लेवल है वो 30% से बढ़ाया होगा फरवरी मार्च में, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड एक मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट है, जहां पे मॉडल अगर मार्केट सस्ता हो जाता है तो एक इक्विटी लेवल, निर्धारित इक्विटी लेवल की को बताता है ऑब्जेक्टिवली, और मॉडल के हिसाब से हमने वो 44% से 77% किया। आज वापस क्योंकि बाजार बढ़ चुका है, वो लेवल 40% के आसपास है। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि 99% भारतीयों के लिए एक ये सही समय है, सही मौका भी है बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वॉलेटिलिटी, और अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा कम रिस्क लेके इक्विटी पार्टिसिपेशन प्रोडक्ट है। काफी सारे निवेशकों को मैंने देखा है कि उनको भारत के बाहर भी निवेश करना है, उनको यूएस में निवेश करना है, जापान में निवेश करना है, पर कितना प्रतिशत निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, कितना यूएस में डाले, कितना जापान में डाले, कितना चाइना में निवेश करे, वो उनको पता नहीं होता। तो उन निवेशकों के लिए, ऐसे निवेशकों के लिए जिनके पास टाइम भी नहीं है, समय भी नहीं है स्टडी करने के लिए, हम ऐसा एक प्रोडक्ट लाए हैं जिसे कहते हैं हम ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड, जिसमें हम जो भारत के सभी म्यूचुअल फंड में जितने भी फंड्स हैं जो बाहर निवेश कर रहे हैं, बाहर स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, वो हमारा यूनिवर्स है निवेश करने के लिए। तो ये फंड ऑफ फंड एक राइट प्रोपोर्शन में चूज करता है, जैसे कि 1 साल पहले या 1.25 साल पहले हमारे पास ये ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड में 50% अमेरिका था, अमेरिका का फंड था हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, 20 या 30% या 20% निपॉन, जो यानी कि रिलायंस का जो यानी अभी निपॉन नाम हो गया है, निपॉन जापान फंड था। तो जैसे जैसे अगर आप ओवरऑल देखोगे आज उसमें हैंगसेंग भी है, फ्रैंकलिन एशिया फंड भी है। तो जिन निवेशकों को इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करना है और उनको ज्यादा समझ नहीं है, हम उन निवेशकों के लिए एक मॉडल बेस्ड अप्रोच के साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करने का एक प्रोडक्ट लाया है जिसे कहते हैं ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड। बहुत ही सिंपल फंड है। हम इसमें ये कोशिश करते हैं कि जो डेवलप मार्केट्स है यानी कि अमेरिका, जापान, यूरोप, और जो डेवलपिंग मार्केट्स है यानी कि चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, उसमें एक अच्छा संतुलन बनाए, और वो जो संतुलन है या फिर यानी कि जो एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर हम 3 चीजों के ऊपर निर्धारित करते हैं। एक तो पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, अगर पास्ट परफॉर्मेंस अगर बुरा है इमर्जिंग मार्केट्स का, जैसे कि हमने पिछले दशक में देखा है, तो इमर्जिंग मार्केट्स को ज्यादा वेट दे सकते हैं। अगर फ्लोज, एफआईआईज इन्वेस्टमेंट इमर्जिंग मार्केट में बहुत आ चुका है ऑलरेडी, या फिर बहुत आ गया है और उसके कारण परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो चुका है, तो इमर्जिंग मार्केट्स को हम कम वेटेज देते हैं। तो ये जो अच्छा मिश्रण बन जाता है 4-5 कंट्रीज का, उसके कारण हमारा ऐसा मानना है कि लंबी अवधि के लिए ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड निवेशकों के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए सही एक मौका रहेगा और सही एक प्रोडक्ट रहेगा। आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और जो तीसरी मैं बात करना चाहूंगा वो गोल्ड पे है, यानी कि सोने, जो जो गोल्ड मार्केट है उसके ऊपर है। पिछले 10 सालों में हमने देखा है गोल्ड के भाव ऊपर नीचे होके ऑलमोस्ट वहीं के वही है। भारत में जरूर गोल्ड के भाव बढ़े हैं क्योंकि भारत में इंपोर्ट ड्यूटी है, भारत में रुपी डेप्रिसिएशन हुआ है, पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम अगर सोने के दाम की बात करें तो गोल्ड प्राइसेस करीबन करीबन 2011 में जो था भाव वही आज है $2000 के आसपास, नीचे घट के वो $1200 होके आज वापस 1850 या $1860 के आसपास अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव है गोल्ड का पर डॉलर पर आउंस। तो जो अगले 10 साल में अगर हमें जो दिख रहा है वो ऐसा है कि मुद्रास्फीति की दर यानी कि इन्फ्लेशन
जितना हमने पिछले 10 सालों में देखा इन्फ्लेशन जो काफी कम रहा था, काफी स्टेबल रहा था, अगले 5 या 7 सालों में इन्फ्लेशन काफी बढ़ेगा। आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस, कॉटन, सोया, कॉर्न, शुगर, सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ रहे हैं। स्टील के प्राइसेस जरूर बहुत बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इन जिंक, एल्यूमिनियम के भाव भी बढ़ रहे हैं। और इन जनरल जो हम ये इतना सारा पैसा अगर बाजार में आता है तो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट निर्माण होता है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। और भारत में हमने देखा था जो अभी 3-4 दिन पहले जो नंबर आया 10% मुद्रास्फीति की दर, वो शायद पिछले 12 सालों में जो हाईएस्ट नंबर आया था वो है। तो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट यानी कि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, आमतौर पर इक्विटी मार्केट्स अच्छा करते हैं वो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में, और इसीलिए भी आपके पास इक्विटी होना जरूरी है। उतार चढ़ाव होते रहेंगे पर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में इक्विटी मार्केट्स, गोल्ड मार्केट्स अच्छा करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो गोल्ड है वो अगले 3 या 4 साल में एक दो रोल प्ले करेगा। एक तो मुद्रास्फीति की वजह से जब भी बढ़ती है तभी गोल्ड एक अच्छा रिटर्न देता है, और दूसरा अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में उतार चढ़ाव या फिर कोई कारणवश नेगेटिव न्यूज आते हैं तो लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ेगा। तो क्यों ना हम आज से ही गोल्ड में थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करके एक गोल्ड में 5 से 10% एलोकेशन करें। तो बैलेंस एडवांटेज फंड, ग्लोबल एडवांटेज फंड और गोल्ड फंड ऑफ फंड और गोल्ड ईटीएफ, ये 3 अच्छा मिश्रण रहेगा किसी भी निवेशकों के लिए। आमतौर पर निवेशकों के पास मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं या फिर स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं। पर अगर आपके पास इंक्रीमेंटल पैसा है तो बैलेंस एडवांटेज फंड ऑफ फंड, अगर किसी को बाहर निवेश करना है तो ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड। एंड अगर हम हेज की बात करें, हेजिंग यानी कि इन ग्लोबल मार्केट्स में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका हो सकती है अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती रहे। ऐसे टाइम पे सभी एसेट क्लासेस नीचे आ सकते हैं, और वो एसेट क्लासेस जब नीचे आते हैं तो एज अ हेज, एज अ बैलेंसिंग फैक्ट आप सोने के मार्केट यानी कि गोल्ड मार्केट्स में निवेश करके एक 5 to 10% एलोकेशन गोल्ड में रख सकते हैं। ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड, जैसे कि मैंने कहा, आपको सभी मार्केट में निवेश मिलेगा, पर ये उन्हीं निवेशकों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा इक्विटी पोर्टफोलियो है और उनको बाहर डाइवर्सिफाई करना है। सभी के लिए ग्लोबल एडवांटेज फंड की जरूरत नहीं है अभी, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भारत में निवेश करना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगले 2 साल के जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है, जो सबसे बड़ी 10 कंट्रियां है या 10 विश्व की 10 इकोनॉमीज है, उसमें भारत का जो ग्रोथ है वो सबसे अच्छा रहेगा ऐसा मानते हैं। और अगर भारत का ग्रोथ अच्छा रहेगा तो भारतीय बाजार सबसे शायद अच्छा भी कर सकती है। और ये देखा गया है पिछले 1 सालों में कि जो एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स है, जो विदेशी निवेश है भारत में, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा विश्व में भारत में आया हुआ है। और ये शायद अगले 2 साल तक कंटिन्यू रहेगा, और इसीलिए भारत में निवेश करना ज्यादा अच्छा है। इस हिसाब से वैल्यू फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी, ये एक अच्छा मौका है आप निवेश इंक्रीमेंटल करने के लिए। और तीसरा, गोल्ड एज अ हेज आपको निवेश करना चाहिए। ये ब्रॉड मार्केट आउटलुक था। अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाना चाहूंगा क्योंकि आई एम श्योर देयर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, और मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जितने भी क्वेश्चंस होंगे। प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू। जी, मैं सभी पार्टनर्स और सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आपके कोई भी सवाल है तो आप चैट के थ्रू हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं एंड वी बी हैप्पी टू आंसर। अनिल जी ने पूछा है कि एफओएफ के अंदर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अभी रिटर्न्स। सो रिटर्न्स प्रिडिक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, पर अगर हम देखें कि किसी भी निवेशकों के एलोकेशन की बात करें, अगर विश्व में 8 से 10% ग्रोथ इक्विटी मार्केट्स में हम नॉर्मली देखते हैं तो एफओएफ में भी वैसा आ सकता है। पर मैं फ्यूचर रिटर्न्स की बात इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट्स में क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है। पर आपको एसेट एलोकेशन अगर आपको पूरा देखना है तो पूरे एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपके पास लोकल इक्विटी, ग्लोबल एक्सपोजर, गोल्ड, बैलेंस एडवांटेज फंड, डेट, क्रेडिट सभी होना चाहिए। क्योंकि कभी कोई चीज चल जाएगी, कभी कोई चीज चल जाएगी, हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना रिटर्न बनेगा। पर इन जनरल अगर मैं कहूँ तो 8 से 10%, भारत में जितना रिटर्न बनेगा उससे कम बनेगा ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मैं भारत ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। पर कुछ लोगों को फिर भी बाहर बाहर निवेश करना है तो वो ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड में कर सकते हैं।
जी। और बाकी अभी करंटली आने वाले टाइम में मार्केट से क्या एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल? जी। मार्केट का एक्सपेक्टेशन अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स स्ट्रांग रहेंगे। ये क्वार्टर के अर्निंग्स थोड़े शायद वीक आए। ये क्वार्टर यानी कि जो करंट क्वार्टर चल रहा है अप्रैल मई और जून, काफी सारे स्टेट्स में करीबन करीबन सभी भारत के स्टेट्स में इंडिविजुअल लॉकडाउन है, तो उसके कारण जितनी भी हमने बात की है इंडस्ट्री के साथ 30 से 40% उस पे इम्पैक्ट आया है। तो शायद जो नंबर्स है ऑटो के, सीमेंट के, वो कंपेयर टू मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर में वीक आएंगे। पर अगर हम एक साल 2 साल की बात करें तो अर्निंग्स ग्रोथ 20 से 22% जो अनुमान लगाया गया था वो आ जाना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो मेटल कंपनीज, एनर्जी कंपनीज, उनको फायदा होता है। बैंक्स को भी फायदा होता है क्योंकि इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में केपेक्स इंप्रूव हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल और हेल्थ केयर और आईटी नॉर्मली भी अच्छा कर रहे हैं भारत में, जो दवाई की कंपनियां हैं और जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, तो ओवरऑल अगर हमें मिश्रण देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा रहेगा। वो अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ अगर मार्केट डी रेट नहीं होता, यानी कि मार्केट का जो पी वैल्यूएशन है या वैल्यूएशन है वो कम नहीं होते, तो अर्निंग्स ग्रोथ अगर 15 से 20% हो रहा है तो मार्केट में भी हमें 10 से 12% रिटर्न मिल जाना चाहिए। पर आगे का रिटर्न अगेन प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है और उसके ऊपर आपको कभी निवेश नहीं करना चाहिए। और इक्विटी में आज अगर आप निवेश कर रहे हो तो 3 से 4 साल का आपका मिनिमम होराइजन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे कम होराइजन के लिए इक्विटी में निवेश करते हैं तो शायद आपको उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा ना हो। अगले एक साल में अगर अच्छा पैसा बन गया तो बढ़िया, आप उसको फिर वापस रिवाइज कर सकते हैं। पर क्योंकि अनसर्टेनिटीज ग्लोबली काफी ज्यादा है, आप 3 से 5 साल के से ज्यादा का जो पैसा है उसी को इक्विटी मार्केट्स में निवेश कीजिए। जी। और आपके अनुसार गोल्ड फंड, गोल्ड ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड फंड्स, गोल्ड बॉन्ड फंड्स, इनमें से किन ऑप्शंस में हम लोग निवेश कर सकते हैं? कौन सा बेटर है? क्या डिफरेंस रहेगा? दोनों अच्छे हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की अपनी एक खासियत है। अगर हम किसी भी आम निवेश की बात करें जो हम 6 7 साल 8 साल के लिए रखने वाले हैं, जो हम फॉर एग्जांपल मैं जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करता हूँ, अगर मेरी बेटी अगर आज 9 साल, करीबन 8 साल की है, तो मैं उसके लिए निवेश कर रहा हूँ कि जब भी उसको गोल्ड देना है तभी मैं वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेच के गोल्ड दे सकता हूँ। तो हर एक इंसान, अगर आपको ट्रेडिंग करना है गोल्ड में तो शायद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करके ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इलिक्विड है, एक्सचेंज पे उतना लिक्विड नहीं है। पर अगर आपको बाय करके रखना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अच्छा है, आपको टैक्स फ्री भी बनता है 8 साल के बाद, तो जरूर एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे बढ़िया ऑप्शन, आपको 2.5% भी मिलता है जिसके ऊपर आपको टैक्स लगता है, पर एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको एलोकेशन शिफ्ट करना है गोल्ड से इक्विटी और इक्विटी से गोल्ड, क्योंकि मार्केट के ऊपर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, तो आपको गोल्ड में से पैसा निकालना है, तो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड ऑफ फंड आप देख सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपको गोल्ड ईटीएफ खरीदना है, आप गोल्ड ईटीएफ खरीदिए। आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आपको गोल्ड फंड ऑफ फंड में डालना है, जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड, आप वहां पे भी निवेश कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, और इन्वेस्टर का जो अवधि है, इन्वेस्टमेंट की जो अवधि है या टाइम होराइजन है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाना है या गोल्ड ईटीएफ में जाना है। ट्रेडिंग करना है तो बिल्कुल गोल्ड ईटीएफ में या गोल्ड फंड ऑफ फंड में निवेश करना चाहिए। पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट तौर पे अगर 8 साल रखना है तो आप जरूर गोल्ड बॉन्ड में निवेश कीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो आरबीआई इशू करता है। और अभी शायद चल भी रहा है, कल खत्म हो रहा है एक ट्रांच जो चल रहा है सॉवरेन गोल्ड। जी। और चिंतन जी, अभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से क्या एक्सपेक्टेशंस है? व्हाट आर योर व्यूज ऑन द सेम? तो एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि बैंकिंग एक सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज एक दूसरा सेक्टर है। क्योंकि अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, और भारत में अगर हम देखें, जैसे जैसे अगर हम $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होती है, तो बैंकिंग सेक्टर बढ़ेगा। और उसमें क्योंकि अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें कंसोलिडेशन हो गया है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है, जिन्होंने पैसा भी काफी मार्केट में रेस किया था पिछले एक साल में, उनको अगले 2 3 साल में उसका फायदा होगा। तो बहुत ही पॉजिटिव व्यू है हमारा कॉर्पोरेट बैंक्स पे स्पेशली। और अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो जिसमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, एनबीएफसी, सभी कुछ आ जाता है। अगर हम जी। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो भारत में शायद अगले 20 साल तक एक सुनहरा दौर रहेगा फाइनेंशियल सर्विसेज का।
उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको 2008, 2013, 2018 जैसे डाउनफॉल्स भी दिखेंगे, 2020 जैसे डाउनफॉल्स भी देखेंगे, जहाँ पे काफी नीचे भी आएंगे, सस्ते होंगे। पर अगर हम एक सेक्टर जिसमें मल्टी ईयर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, क्योंकि आमतौर पर पिछले 30, 40, 50 साल में भारतीयों का निवेश ज्यादातर रियल एस्टेट में गया था, या फिर सोना यानी गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में, या फिर गोल्ड में गया था। और अभी जैसे जैसे हम देखते हैं लोग अभी रुझान अपना बढ़ा रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ। और पहले सिर्फ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो हुआ करते थे, या तो इंश्योरेंस में जो एफडी में पैसा जाता था, आज वो थोड़ा बढ़ के इक्विटी में निवेश हो रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है, और अलग अलग बॉन्ड्स में भी निवेश हो रहा है। तो एक वाइडर स्पेक्ट्रम, एक अवेयरनेस भी ज्यादा है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज और पूरा जो सेक्टर है, ब्रोकिंग से लेके म्यूचुअल फंड से लेके इंश्योरेंस, ये अच्छा करेगा। और इंश्योरेंस अगर आप देखो, जनरली इंडिया में पेनिट्रेशन उतना बड़ा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस का है बिकॉज ऑफ एलआईसी, पर अदरवाइज जनरल इंश्योरेंस का उतना पेनिट्रेशन नहीं है। तो जैसे जैसे भारतीयों के पास पैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा मिडिल क्लास, आज जो मिडिल क्लास 10 साल के बाद ऐसे अनुमान है 50 करोड़ भारतीय मिडिल क्लास में होंगे। वो पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट का टोटल जो पॉपुलेशन है वो 50 करोड़ के आसपास है, उतना हमारा मिडिल क्लास पॉपुलेशन होगा सिर्फ। तो उधर जो डिमांड आएगा फाइनेंशियल सर्विसेज का काफी बड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड्स भी, अगर मैं खुद एक म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ, तो एक जनरल ट्रेंड भी देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अगर आप एयूएम्स भी देखेंगे म्यूचुअल फंड के, तो बढ़ रहे हैं। और अगर हम अच्छी तरह से लोगों का पैसा मैनेज कर पाए और अच्छी तरह से उनको सलाह दे पाए, तो आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक सेक्टर है जिसमें मल्टी ईयर ग्रोथ रहेगा। तो काफी पॉजिटिव है हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे। ये सेक्टर एफआईआई फेवरेट है, यानी कि फॉरेन निवेश बहुत ज्यादा होता है ये सेक्टर में, इसलिए वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। जब भी फॉरेनर्स पैसा खींच लेते हैं या पैसा बाहर निकलते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो जब जब भी आपको मौका मिले बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज गिरता है, जब भी भारत में नेगेटिविटी आती है, फॉरेनर्स पैसा निकल रहे हैं, आप इस फंड में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड में या बैंकिंग ईटीएफ में आपका पैसा आप बढ़ा सकते हैं। जी, दैट्स ग्रेट। सो जैसे हमने अभी बैलेंस एडवांटेज के ऊपर भी बात करी थी कि करंट टाइम में इट कैन बी अ वेरी गुड कैटेगरी टू इन्वेस्ट इन। सो मार्केट में काफी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के बैलेंस एडवांटेजेस फंड्स अवेलेबल हैं। सो हाउ इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फंड्स? तो अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी की बात करें, तो हमारा जो फंड था वो पायनियरिंग फंड था। सबसे मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने, ये एक जरूरत है निवेशकों की कि बाजार गिरता है तभी कोई फंड बाई करे, बाजार बढ़ता है तो रिड्यूस करे, और जो उतार चढ़ाव है उसका फायदा उठाए। तो हमने ये 2006-2007 में सोचा, 2006-07 में हमने लाया भी फंड। 5 साल तक, 6 साल तक हमने सीखा कि इसको कैसे अच्छे से मैनेज करें। और 2013 से लेकर अगर हम आज तक देखें तो 200 करोड़ का जो फंड था वो आज 30-31 हजार करोड़ का फंड हो चुका है। 31 हजार करोड़ का उसका एयूएम है, और बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। हमने ये जो 2020-21 का जो वॉलेटिलिटी था उसमें भी दिखाया कि कैसे बाजार गिरा तभी हमारे पास पैसा था, और हमने बहुत अच्छे से 2 महीने में करीबन करीबन 30-35% निवेश किया, और स्लोली स्लोली जैसे मार्केट बढ़ते रहा हमने उसमें से पैसा निकाला। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दूसरे जो पीयर ग्रुप है उनका फंड या हमारे फंड में कोई एक अच्छा है या कोई एक बुरा है, पर हमारे पास एक्सपीरियंस है 10 से 12 साल का, कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए। प्राइस टू बुक एक अच्छा स्टेबल पैरामीटर है हमारे हिसाब से, तो प्राइस टू बुक, और हम डेली रिबैलेंसिंग भी करते हैं ये प्रोडक्ट में। और हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर्स के जो परसिस्टेंसी है और रिपीट परचेस है, दोनों ये कैटेगरी में ज्यादा है। यानी कि अगर आपने एक बार ये अच्छे से समझा के निवेशकों को अच्छे से समझाया कि ये फंड ये करेगा, तो निवेशक फिर आके पूछता नहीं है कि अच्छी बाजार में इसने कम रिटर्न दिया या फिर बुरी बाजार में इसने ये इतना रिटर्न दिया। एक बार समझ गया कि ये फंड क्या करता है, तो आपका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बैलेंस एडवांटेज फंड में बहुत कम हो जाएगा। और इसीलिए ये काफी फेवरेट फंड है, कैटेगरी है। इनफैक्ट हमारा ये फंड था जिसको 2018 में जब रेगुलेटरी स्कीम कैटेगराइजेशन हुआ, तो एक अलग कैटेगरी का इसको नाम मिल गया, बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी। तो हमारा जो फंड था उसी को कैटेगरी का नाम भी मिल गया, क्योंकि रेगुलेटर ने भी ये सोचा कि ये निवेशकों के लिए एक अच्छा कैटेगरी है, जो एक डिफेंसिव वे है इन्वेस्ट करने के लिए। और लंबी अवधि में हमारा ऐसा मानना है कि किसी के पास भी पैसा आता है, आज हमें कोई पूछता है मेरे पास लमसम पैसा है, मुझे निवेश करना है, कैसे करना पता नहीं है,
तो हम कहते हैं आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कर दीजिए, आपके पास अगर 5-6 साल से ज्यादा की अवधि है तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा। 3 साल से कम की अवधि है तो आप किसी भी इक्विटी फंड में निवेश ना कीजिए, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और बैलेंस एडवांटेज फंड बिल्कुल इक्विटी फंड है, तो आप इसमें भी 3 साल से कम की अवधि के लिए निवेश ना कीजिए। जी। और अभिजीत जी का सवाल है चंदन जी कि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स को क्या हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं, और क्या बॉन्ड्स को एफडी के ऊपर प्रेफर किया जा सकता है करंट टाइम्स में? दो चीजें हैं। पहला क्वेश्चन अभिजीत जी का ये है कि क्या हम गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जी। दो चीजें हैं। अगर सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे अगर आपको यील्ड्स प्रिडिक्ट करना है तो पॉसिबल है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन की दरें बढ़ रही है तो नॉर्मली जो ब्याज और इन्फ्लेशन की दर बढ़ रही है और गवर्नमेंट की बोरोइंग भी बढ़ रही है, पेंडेमिक के कारण गवर्नमेंट की रेवेन्यूज अगर कम हुई और गवर्नमेंट की बोरोइंग फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है तो जरूर ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। जो लास्ट टाइम का बजट आया, बजट के दिन पे अगर आपने बहुत सारे विशेषज्ञों का सुना कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए। और वैसा ही हुआ। भारत में इंटरेस्ट रेट्स जो 5.80 के आसपास चल रहे थे या 5.75 के आसपास चल रहे थे 10 ईयर भारत के बॉन्ड का, वो बढ़ के 6.10 6.15 के पास गए। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया। तो जो सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन कहते हैं हम, रिजर्व बैंक ने कहा कि हम आके बॉन्ड खरीदेंगे। अगर रिजर्व बैंक आके बॉन्ड खरीदता है तो वापस यील्ड्स नीचे आ जाते हैं और हमने देखा 15 से 20 बिप्स यील्ड नीचे है। तो एक होता है फंडामेंटल फैक्टर्स जिसके कारण एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट ब्याज दर होनी चाहिए। उसके साथ साथ है जो पॉलिसी फैक्टर्स, जैसे कि रिजर्व बैंक की पॉलिसी क्या है, उस पे भी ब्याज दरें निर्धारित होती है। अगर आप याद करोगे तो रघुराम राजन जी जब रिजर्व बैंक के गवर्नर थे तभी ब्याज दरें बढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने ओवर हीटिंग इकोनॉमी को सेव करने के लिए पॉलिसी पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। और इसलिए भारत में जीसेक यील्ड्स भी तभी बढ़े थे, 8-9% जीसेक यील्ड तभी हुआ करते थे। तो एक होता है फंडामेंटल फैक्टर, मैक्रो फैक्टर, दूसरा होता है पॉलिसी फैक्टर। अगर हम दोनों चीजों को आज अगर मिला ले तो हमारा ऐसा मानना है कि ब्याज दरें घट नहीं सकती ज्यादा। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे, डेट में जो ब्याज दर है वो बढ़ेगी। और इसीलिए अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या आप बॉन्ड यील्ड्स को एफडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बॉन्ड यील्ड्स अगर बढ़ रही है तो आपको ऐसे एक प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जो आज अवधि कम रख रहे हैं। ड्यूरेशन होता है, हर एक प्रोडक्ट का एक ड्यूरेशन होता है। अगर बात करें तो 1 या 2 साल के पेपर में निवेश कर रहा है या फिर 10 साल के पेपर में निवेश कर रहा है। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट 10 साल के पेपर में निवेश करता है और ब्याज दर 1% बढ़ती है बाजार में, तो उसको 6 या 7% का नेगेटिव मार्क टू मार्केट हिट आ सकता है। अगर वो प्रोडक्ट की अवधि 10 साल की है तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड या 10 ईयर गिल्ड बॉन्ड में आपको हर्ट हो सकता है। इसलिए आप एक ऐसे फंड में निवेश कीजिए जहां पे फंड मैनेजर डिसाइड कर रहा है कि उसको ड्यूरेशन अवधि कितनी रखनी है बॉन्ड्स की। और इसीलिए मैं कह रहा, जिस आपने ये सवाल पूछा अच्छा किया। आप हमारा ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड करके एक प्रोडक्ट है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड। जैसे कि इक्विटी साइड में हमारे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, वैसे ही बॉन्ड साइड पे अगर आपको निवेश करना है और 3 साल के पास आपकी अवधि है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड एक प्रोडक्ट है। क्या 3 साल में आपको टैक्स बेनिफिट जो मिलता है म्यूचुअल फंड में, आपको पता है 3 साल अगर आप पैसा रखते हो तो आपको इंडेक्सेशन के पास 20% ही देना पड़ता है, जबकि एफडी में ऑब्वियसली देयर इज आपको जो टैक्सेशन है वो मार्जिनल रेट पे देना पड़ता है। अगर आप ये दोनों चीज को कंपेयर करो और जब ब्याज दरें बढ़ जाएगी भारत में बॉन्ड की, तो ये शायद फंड मैनेजर इसकी अवधि भी बढ़ा देगा, ड्यूरेशन बढ़ा देगा, तो आपको उसका भी फायदा मिल जाएगा जब ब्याज दरें घटती है। तो एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे कि हम बैलेंस एडवांटेज फंड में नीचे में खरीद के ऊपर में बेचते हैं, वैसे ही बॉन्ड साइड पे ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड में जब हमारा व्यू होता है कि ब्याज दरें बढ़ेगी तो जो ड्यूरेशन है ये फंड का कम कर देते हैं ताकि आपको एम टू एम हिट ना आए ब्याज दरें बढ़ने के कारण। और अगर हमारा व्यू है कि ब्याज दरें घटने वाली है तो हमने ड्यूरेशन 6 या 7 साल, अगर आप 3 साल पहले या 2 साल पहले ऑल सीजन बॉन्ड फंड का ड्यूरेशन देखोगे तो 5 से 6 साल का था। तो जब ब्याज दरें घटी उसका हमको फायदा हो गया और घटने के बाद हमने ये 5-6 साल का ड्यूरेशन अवधि कम करके 2 साल कर दिया है, तो आपको वो हिट नहीं होगा जब ब्याज दरें बढ़ेगी। तो एक अच्छा फंड है, आप देखिए ऑल सीजन बॉन्ड फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड फंड भी है। और आपको अगर निवेश करना है किसी फंड में
डेट फंड में या बॉन्ड फंड में, तो ऑल सीजन बॉन्ड फंड एक सही फंड है। शुक्रिया। जी, अशोक जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कंपनीज के डिफॉल्टिंग भी हो रही है क्या बॉन्ड्स की इंटरेस्ट पेमेंट के टाइम पे, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है क्या पैंडेमिक की वजह से? तो जो भारत में एक बड़ा फियर था 2020 में, और इनफैक्ट 2017-18 से लेकर 2020 में काफी सारे डिफॉल्ट्स हुए, वो पूरा जो एक चैप्टर था मेरे हिसाब से वो क्लीन अप हो चुका है ज्यादा तौर पर। अगर हम पिछले एक साल में देखें, कमोडिटी कंपनीज, स्टील कंपनीज, क्योंकि स्टील के भाव बढ़े हैं तो स्टील कंपनी जो लॉस मेकिंग थी वो भी प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। काफी सारी स्टील मेकिंग कंपनी जो लॉस मेकिंग थी वो ऑलरेडी बिक चुकी है बड़ी स्टील कंपनियों को। तो जो क्लीन अप होना था सेंट कॉर्पोरेट बैंक्स का वो ऑलरेडी हो चुका है। क्या अभी और पैंडेमिक के कारण कोई बड़े एक्सीडेंट्स, कोई बड़े राइट ऑफ्स हो सकते हैं? हमारा ऐसा मानना नहीं होगा। और इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब हम आपका पैसा, आपके निवेशकों का पैसा किसी भी पेपर में, किसी भी बॉन्ड में निवेश करते हैं, कंपनी के बॉन्ड में, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छे प्रोसेस है कि डाइवर्सिफिकेशन, किसी भी एक बॉन्ड में पैसा ना लगाए बहुत ज्यादा। अगर वो बॉन्ड के जो कैपेबिलिटी है पैसा देने की वो अच्छी है या नहीं, वो ग्रुप अच्छा है या नहीं, और 4 या 5 लोग हमारे जो इन्वेस्टमेंट टीम के हैं वो मिलके डिसाइड करते हैं किसी भी बॉन्ड में पैसा लगाना है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में काफी उतार चढ़ाव आए, काफी नेगेटिव न्यूज भी आए बॉन्ड्स पे, क्रेडिट डिफॉल्ट्स भी हुए, पर हमारे जो प्रोसेसेस है उन्होंने हमें आज तक बचाया था, और हमारा ऐसा मानना है कि शायद आगे भी बचाते रहेंगे। तो मार्केट में 1 या 2 या 3 ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को उसका इम्पैक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। और उसमें भी अगर हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो हमारे जितने भी क्रेडिट फंड्स है या जो क्रेडिट्स है, क्योंकि हम उनमें, एक हमारा मोटो है, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि आपको कितना ब्याज मिलता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। इसलिए अगर हमें कम ब्याज भी मिलता है पर पेपर अच्छा है तभी जाके हम आपके लिए लेंगे। तो अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ या हमारे से कोई बड़ी भूल हुई तभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत है, पर वहां पे भी हम कोई भी एक पेपर को 1 या 1.5% से ज्यादा बड़ा किसी भी फंड में नहीं लेते। तो डाइवर्सिफिकेशन, सिलेक्शन और काफी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसके कारण हम पिछले 2 साल में बचे हैं। और मुझे नहीं लगता आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उतना खराब नहीं है जितना एक साल पहले था। थैंक यू। जी, थैंक यू। अगला सवाल है चिंतन जी, पवित्रा जी का। वो पूछ रहे हैं जैसे अभी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे आ जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स जो है वो लमसम इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा इस टाइम पे समझ नहीं पाते कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लमसम में अगर अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो किस समय पे इन्वेस्ट करना सही है आपके हिसाब से? दो चीज होती है। एक चीज है कि आप वेट करिए, फरवरी मार्च 2020 में जैसा का बाजार गिरा और आप लमसम निवेश कर दीजिए। पर वो बहुत डिफिकल्ट है किसी भी इंसान के लिए कि मैं, मार्केट गिर रहा है, सब नेगेटिव न्यूज है, न्यूज़पेपर खोलो तो नेगेटिव न्यूज, किसी से बात कर रहा हो तो नेगेटिव न्यूज, और मैं पैसा लगाऊं इक्विटी मार्केट में। जैसे कि जोक चलता है कि इक्विटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे डिस्काउंट पे कोई पैसा नहीं लगाता, वरना डिस्काउंट कहाँ पे भी हो, अमेजोन पे हो या कहीं पे भी खरीदारी करने हो, डिस्काउंट होता है तो हम पहले वहां पे जाके डिस्काउंट लेते हैं। पर इक्विटी मार्केट्स में जब डिस्काउंट आता है हमें डर लगता है कि हमारा जो हार्ड अर्न्ड पैसा है अगर हमने खो दिया, और क्योंकि मार्केट गिरता है तभी हमें डर लगता है कि हमारा हार्ड अर्न्ड पैसा हमने खो दिया तो कैसा होगा, इसलिए कोई निवेश नहीं कर सकता। ये बहुत एक इमोशनल, क्या बोलते हैं, ह्यूमन इमोशनल साइकोलॉजिकल इश्यू है। और उसी के कारण हमारा ऐसा मानना है अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी में निवेश कीजिए, अगर आपके पास 3 से 5 साल की अवधि से ज्यादा समय है तो। और अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आप रुकिए, अगर जब भी मार्केट गिरता है तभी आप निवेश कीजिए। पर अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल बैलेंस एडवांटेज फंड में आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। और 3-5 साल में अगर आप देखोगे मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ साथ आपको इक्विटी मार्केट्स का कंजर्वेटिव तरीके से फायदा हो जाएगा। क्या उसमें इक्विटी रिस्क है? बिल्कुल इसमें इक्विटी रिस्क है, पर क्योंकि आपको एक अच्छे टाइम पे शायद आपका पूरा पैसा लगा दिया जाएगा मार्केट में। आज सिर्फ 40%, आज अगर आप 100 रुपए बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाते हो तो 40% के आसपास आपका इक्विटी मार्केट्स में लगेगा। बाकी का 25% आर्बिट्राज में, क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन इसका होता है, तो 65% हमेशा से इक्विटी में होना चाहिए, पर 40% इक्विटी में, 25% आर्बिट्राज में, जहां पे आप कैश फ्यूचर आर्बिट्राज करते हो तो आपको
वो एक्सपोजर अगर मार्केट गिरता भी है तो उसमें आपको लॉस नहीं होगा, और बाकी का डेट में होता है। तो जब मार्केट गिरेगा तो ये बढ़ के 40% से 60% और 80% भी हो सकता है अगर मार्केट बहुत सस्ता हो जाए, और जब मार्केट वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये कम करेगा। तो ये उतार चढ़ाव के साथ साथ इक्विटी वेट कम बढ़ा के आपको उसका फायदा हो जाएगा। तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स अगर घबरा रहे हैं कि ऑल टाइम हाई मार्केट है, हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड एक सही सही फंड है। आपको लमसम आज भी लगाना, आप लगा सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास 3 से 5 साल का व्यू है, ऐसा हमारा मानना है। जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर क्या इंश्योरेंस का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो एसआईपी के साथ एक मुफ्त इंश्योरेंस मिलता है? शायद उसमें सिप इंश्योर का ऑप्शन है, पर मुझे शायद मैं आई हैव टू गेट बैक टू यू। तो मैं आप मेरे बालाजी को जो कहूंगा कि आपको कंफर्म करें, और आप फिर आपके सभी पार्टनर्स को वो मेल भेज सकते है उसमें सिप इंश्योर मेरे हिसाब से, पर वो चेक करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल 100% पता जी, एंड रमेश जी पूछ रहे हैं सर कि हम कितने फ्रीक्वेंटली एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर सकते हैं बेटर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के लिए? क्या ये सिचुएशन जो है ये हम एक स्कीम से दूसरी स्कीम पे जाते हैं, क्या ये आइडियल है करना? और व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन किसी भी क्लाइंट के लिए बना लेते हैं, और एसेट एलोकेशन बनाने के बाद आपने अच्छी स्कीम्स में पैसा, मैं अच्छी स्कीम बनाने के, आपने जो स्कीम्स आपको जो सिलेक्ट की हुई है आपने उसमें पैसा लगा लिया, अगर स्कीम्स की जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी फॉलो होती है कंसिस्टेंटली, और आपका जो एसेट एलोकेशन है वो भी एक कंसिस्टेंटली आप फॉलो कर रहे हो, तो जब आपका एसेट एलोकेशन आपको कहता है कि आपको इक्विटी घटाना है, तभी जाके आप स्कीम्स शिफ्ट कीजिए। अगर आप हर 6 महीने में या हर साल में आप स्कीम्स, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट करते हैं, ऐसा काफी बार होता है और हमने देखा है कि 1 साल तक किसी स्कीम ने परफॉर्म नहीं किया, 2 साल तक किसी स्कीम ने परफॉर्म नहीं किया, प्रेशर आता है निवेशकों का डिस्ट्रीब्यूटर पे, और डिस्ट्रीब्यूटर फिर जो स्कीम अच्छा नहीं कर रही उसमें से पैसा निकाल के जो स्कीम ने पिछले 2 साल में अच्छा किया है वहां पे पैसा लगा देते हैं, और फिर अगले 2 साल में जो स्कीम ने अच्छा नहीं किया वो अच्छा करना शुरू कर देते हैं, और जहां से आपने पैसा निकाल के जिस स्कीम में पैसा लगाया वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है इक्विटी मार्केट्स में लोगों का पैसा नहीं बनता है, क्योंकि आप प्रो साइक्लिकल शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, जो जो फंड्स ने अच्छा किया है उसी में निवेश कीजिए। अगर आप देखोगे 2018, 2016, 2017 में बहुत निवेश आया मिड और स्मॉल कैप फंड्स में, 2018 में गिरावट के बाद बहुत कम पैसा आया मिड कैप फंड्स में, स्मॉल कैप फंड्स में 2019 में भी नहीं आया। आज वापस शायद मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है, जो पूरा पीएमएस एआईएफ है वहां पे भी लगाना शुरू कर दिया। अगर अच्छे से मैनेज है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपके ओवरऑल एलोकेशन में 10% आपको मिड कैप स्मॉल कैप चाहिए और आपने किसी पीएमएस में लगा दिया, नो प्रॉब्लम। पर अगर आप आज एलोकेशन, एसेट एलोकेशन को नजरअंदाज करके अगर आप 10% मिड कैप स्मॉल कैप से सीधा 50% मिड कैप स्मॉल कैप चले गए, और मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आ गई अगले 1 साल में, तो वापस आपको नुकसान हो सकता है। तो कोई एक फॉर्मूला नहीं होता नॉर्मली कि 6 महीने में आपको बदलना चाहिए, 1 साल में, पर एक बार जो रिस्क एपिटाइट है निवेशकों का उस हिसाब से आप एसेट एलोकेशन कीजिए। और एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल तौर पर 50% बैलेंस एडवांटेज फंड, 30% डेट जैसे कि ऑल सीजन बॉन्ड फंड है, क्रेडिट रिस्क फंड है, एक्सेट्रा, आपको लिक्विडिटी चाहिए तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म सेविंग जैसे फंड है वो, और 20% जो बाकी के आपको अगर कोई सेक्टर पसंद है, आपको फार्मा पसंद है, आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, आपको गोल्ड पसंद है, आपने उसमें पैसा लगा लिया, तो एक अच्छा मिश्रण बन गया, आपका एसेट एलोकेशन बन गया। अभी कोई इन्वेस्टर कहेगा कि मैं बहुत ही मुझे रिस्क लेना है, इन्वेस्टर्स आपको आके शायद गलत टाइम पे ये कहे कि मुझे रिस्क लेना है, और अगर इन्वेस्टर सही गया तो 1 साल बाद इन्वेस्टर बोलेगा मैंने एक डिसीजन लिया था, पर अगर आप इन्वेस्टर गलत गया तो वो आपको आके बताएगा आपने मुझे रोका क्यों नहीं। इसलिए एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वो निर्धारित कीजिए, और फिर मेरे हिसाब से हर 1 साल में 1 या 2 स्विच आपको करने पड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं स्विच करने पड़ेंगे, एज लॉन्ग एज आप इक्विटी फंड्स अच्छे तरह से चूज करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पास्ट परफॉर्मेंस अगर किसी फंड का खराब है तो आप देखिए क्यों खराब है, स्ट्रैटेजी क्या है फंड का, और अगर आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में वो स्ट्रैटेजी अगर प्ले आउट करती है और आपको फायदा हो सकता है, तो आप पेन बेयर कीजिए, आप वो फंड को चलाने दीजिए, वरना आपको तकलीफ होगी। क्योंकि हमने देखा है पिछले 1 साल में जो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स थे उनके पास सबसे ज्यादा पैसा गया, और ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स ने परफॉर्म नहीं किया, वैल्यू फंड्स ने परफॉर्म किया, जो साइक्लिकल स्टॉक्स है उसने परफॉर्म किया पिछले 6 महीने। तो एक
बाजार में टर्न्स आते रहते हैं, पर आप वो टर्न के साथ साथ हमेशा टर्न होंगे तो आपका निवेशक आपके से कभी खुश नहीं होगा। जी, वेरी वेल आंसर्ड। और चिंतन जी, मार्केट करेक्शन के ऊपर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी आने वाले टाइम में मार्केट करेक्शन? अगर हम देखें भारत में 60% टर्नओवर, 60 से 65% टर्नओवर आजकल जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका हो रहा है। जो म्यूचुअल फंड्स है उनका नॉर्मल स्टेडी स्टेट पर टर्नओवर हो रहा है, और जो एफआईआईज है उनका भी पैसा आ रहा है। मई के महीने में जरूर बाहर गया था पैसा, पर अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च में देखें तो पैसा आ रहा है। क्या बड़ा मार्केट में करेक्शन आ सकता है और कितना आ सकता है? मार्केट का करेक्शन कभी प्रिडिक्ट नहीं हो पाता। कल को उठ के यूरोप की कोई कंट्री में प्रॉब्लम हो गया और यूरोप में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया तो भी करेक्शन आ सकता है। यूएस में करेक्शन हो गया तो भी आ सकता है। भारत में पेंडेमिक अगर कम नहीं हुआ होता और बढ़ते जाता, लकीली दुआ से हम एक सेकेंड वेव में नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं। पर अगर वो बढ़ रहे होते तो भी भारत में भी आप देखो कि पिछले 15 दिन में एफआई इन्वेस्टमेंट वापस आए, क्योंकि भारत में एक डर था कोविड का। मुंबई में जो केसेस थे 12,000 के आसपास पहुंच गए थे, आज हम 1100, 1200, 1500 के आसपास केसेस है मुंबई में। मैं मुंबई की बात करना चाहूंगा, तो महाराष्ट्र और मुंबई में कम हो रहे हैं। वैसे ही भारत के जो बाकी राज्य है जिसमें बहुत बढ़ना शुरू हो गए थे, कर्नाटका, हैदराबाद, केरला, वहां पे भी अभी कंट्रोल में आ रहे हैं या कम हो रहे हैं। दिल्ली में भी हालत खराब थी। तो जैसे जैसे कंट्रोल में आएगा वैसे वैसे लोगों का क्या बोलते कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर उसमें बढ़ेगा। पर क्या ये मार्केट गिर सकता है? क्या वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं? मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ महंगे वैल्यूएशंस होते हैं तभी भी मार्केट गिरता है। तो आप मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा उस हिसाब से निवेश मत कीजिए। आप आपका एसेट एलोकेशन नक्की कीजिए। आप ये नक्की कीजिए कि आपके निवेशक के पास 3 से 5 साल में जो पैसा नहीं चाहिए वही आप इक्विटी में लगाएंगे, और इक्विटी में आप फिर कंजर्वेटिवली लगाना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाइए लमसम, अगर आपको मार्केट में घबराहट है तो। और अगर आपको घबराहट नहीं है तो आप कोई भी दूसरे फुल्ली इन्वेस्टेड फंड में पैसा लगाइए, क्योंकि आपके निवेशक का कितना प्रतिशत इक्विटी में है ये सिर्फ आपको पता है। और आपको ये पता होना जरूरी है कि पूरे निवेशक का जो पूरा बास्केट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ 2-3% उनका इक्विटी में निवेशक का और मार्केट के ऊपर नीचे से वो घबराते हैं तो उनको ना कुछ फायदा होता है और उनको ना कुछ नुकसान होता है, ज्यादा सिर्फ नॉइज होता है। तो इसलिए पूरा होलिस्टिक व्यू लेना जरूरी है, और उसी के बाद बड़ा पैसा इक्विटी मार्केट्स में बन सकता है अगर आप सही समय पे ज्यादा परसेंटेज इक्विटी मार्केट्स में लगा सके। इसीलिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक कोर एलोकेशन होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना जी, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। इसके अलावा मार्केट के रिसेशन के अगेन ऊपर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं शॉर्ट टर्म यील्ड से रिलेटेड। है। मार्केट में रिसेशन और शॉर्ट टर्म यील्ड आपने कहा। जी। शॉर्ट टर्म यील्ड आई एम अज्यूमिंग ये जो इंटरेस्ट रेट स्पाइक हो रहे हैं उस हिसाब से मार्केट में रिसेशन की क्या संभावना है। तो ग्लोबली जी। और इंडिया में रिसेशन आना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना पैसा अगर प्रिंट हुआ है, लोगों के हाथ में पैसा गया है, तो रिसेशन नहीं आ सकता, इन्फ्लेशन आ सकता है, यानी कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा कि आपके पास जो पैसा है वो पैसे का जो मूल्य है वो कम होते जाएगा। अगर आज जो 100 रुपए है उसकी वैल्यू आज से 1 साल बाद शायद 90 रुपए होगी या 95 रुपए होगी। इसको अगर आपको आपकी जो वैल्यू है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपके पास एसेट्स होने जरूरी है। आप सिर्फ फिक्स्ड इनकम में या सिर्फ आप लो यील्डिंग आपने किसी भी सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा दिया, लिक्विड फंड में पैसा लगा दिया, तो आपको मुद्रास्फीति की दर के कारण आपको आपका जो परचेसिंग पावर प्रोटेक्शन वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको गोल्ड में भी पैसा लगाना पड़ेगा, इक्विटी में भी पैसा लगाना पड़ेगा, और जो क्रेडिट है, क्रेडिट स्पेस है जहां पे आज भी 7-8% मिलते हैं या 6.5% मिलते हैं, वहां पे भी लगाना पड़ेगा, वरना मुद्रास्फीति आपके पैसे के परचेसिंग पावर को पूरी तरह से खा जाएगी। और ये इन्फ्लेशन का दर बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है, क्योंकि खाद्य पदार्थ और जो बेस मेटल्स है दोनों में इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि रिसेशन
मुझे नहीं लगता अगले 2 साल तक आएगा, पर इन्फ्लेशन आएगा और इन्फ्लेशन के कारण आपका जो परचेसिंग पावर है कम होगा, तो आप जरूर इक्विटी में थोड़ा निवेश रखें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा तो बैलेंस एडवांटेज फंड में आप लग के छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके एटलीस्ट निवेशकों को कुछ पार्टिसिपेशन इक्विटी में मिल जाए। जी, बिल्कुल। एंड चिंतन जी, काफ़ी सवाल आ रहे हैं इनकम के रिलेटेड कि किसी को अगर रेगुलर इनकम चाहिए है, तो उसके लिए कौन से फंड्स हैं? या फिर एसडब्ल्यूपी की अप्रोच लेके भी अ, हम लोग रेगुलर इनकम ले सकते हैं, उनके लिए आप कौन से फंड्स रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल, अगर आप को रेगुलर इनकम चाहिए तो आप किसी भी डेट फंड में अज्यूमिंग कि आपको इक्विटी रिस्क नहीं लेना, आप किसी भी डेट फंड में निवेश कीजिए। उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहिए एसडब्ल्यूपी के द्वारा, वो सबसे सही रहेगा। टैक्स एफिशिएंट भी है, तो जो सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान है उससे आप कीजिए। अदरवाइज आप बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कीजिए। बैलेंस एडवांटेज फंड से भी आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो, क्योंकि आपको जो पहले 10% है उस पर एग्जिट लोड भी नहीं लगता, तो आप आधा प्रतिशत, पौना प्रतिशत, आपको जितना पैसा कैश फ्लो चाहिए आप लिए, आप ले सकते हो। तो अगर कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है तो जरूर सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान बहुत ही एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि जो पहले का जो दौर था जहाँ पे डिविडेंड इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण लोग पैसा डिविडेंड्स के लिए लगाते थे, वो डिविडेंड इनएफिशिएंट हो चुका है, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर आपको टैक्स आपके हाथ में लगेगा। इसके वजह से आप डिविडेंड में ना रहिए, ग्रोथ फंड में निवेश कीजिए, और क्यूमुलेटिव फंड में निवेश कीजिए, और एसडब्ल्यूपी जैसे कि आपने कहा सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, वो आप चालू कर दीजिए। बहुत ही सिंपल होता है, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए या मुझे पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए मेरे फंड का, वो आपको आते रहे। जी, सवाल तो हमारे पास काफ़ी है चिंतन जी। मैं आखिरी के 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें अभी काफ़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो क्या उससे स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इफ़ेक्ट आ सकता है, पॉज़िटिव, नेगेटिव, एनी इम्पैक्ट? क्रिप्टो करेंसी की मार्केट, मैं क्रिप्टो करेंसी ज्यादा समझता नहीं हूँ, पर उसकी जो मार्केट की साइज है वो जी। 1 ट्रिलियन डॉलर है। लोगों का रुझान उसके ऊपर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो चीज शायद $10 की थी 15 साल पहले या 12 साल पहले या 10 साल पहले, उसका आज भाव बढ़कर $50,000 हो चुका है। तो एक पास्ट रिटर्न्स, जैसे कि मैंने कहा, पास्ट रिटर्न्स देख के लोगों का रुझान बढ़ते जाता है। और ह्यूमैनिटी की एक खासियत होती है, अगर हम सभी को एक खासियत होती है कि जो चीज सबको पसंद आना शुरू करती है, आस्ते आस्ते हमको भी पसंद आना शुरू हो जाती है, तो एक हर्ड मेंटेलिटी होती है। तो काफी सालों पहले एक ट्यूलिप मेनिया हुआ करता था, कि जो ट्यूलिप्स होते थे उसका भाव बहुत बढ़ गया था, जो फ्लावर्स होते थे, ये 300-400 साल पहले। इन आईटी बबल भी हुआ था, जैसे कि टेक्नोलॉजी कंपनीज में 1999 में एक बबल आया था। वैसा ही शायद एक बबल हो, शायद ना हो, मुझे नहीं पता। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो टोटल साइज है बिटकॉइन की, या फिर वो इंडस्ट्री की, वो $1 ट्रिलियन है। जो टोटल विश्व का मार्केट कैप है, इक्विटी मार्केट कैप, वो 105 से $110 ट्रिलियन है। तो जो बिटकॉइन या फिर जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, वो आज सिर्फ 1% है पूरे मार्केट कैप, विश्व के मार्केट कैप की। तो इसी के कारण भी उसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लोगों का इंटरेस्ट आता है। तो कोई भी चीज जो सिर्फ $1 ट्रिलियन है विश्व में, सभी उसके पीछे चले जाए तो उसका भाव कुछ भी हो सकता है, इसलिए उतार चढ़ाव आते रहेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो करेंसी के कारण इक्विटी मार्केट्स में कोई भी दबाव भी आ सकता है या फिर कोई उछाल भी आ सकता है। दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जो निवेशक क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं उनका शायद इक्विटी मार्केट्स में उतना बड़ा निवेश हो भी ना। वेरी वेल आंसर्ड चिंतन जी। एंड इस सेशन का आखिरी सवाल हम लोग लेते हैं, वो है ऑल सीजन प्रोडक्ट जो भी आपने हमें बताया उसके ऊपर। सो क्या ये प्रोडक्ट सेफ है? क्या इसमें फ्रैंकलिन के साथ जैसा हुआ चेस कीम्स के साथ ऐसा हो सकता है फ्यूचर में? और क्या मतलब कितने ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करी है? क्या इसकी रेटिंग्स हैं? आप अगर उस पर थोड़ा सा व्यू शेयर कर पाएं। बिल्कुल। सो पहली बात, ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड जो है वो उसकी अवधि कम भी कर सकता है, 1 साल के नीचे, या फिर 10 साल तक भी उसकी अवधि, या 7-8 साल तक भी अवधि लेके जा सकता है। वो ट्रिपल ए में भी निवेश कर सकता है, डबल ए में भी निवेश कर सकता है, टेक्निकली सिंगल ए में भी निवेश कर सकता है। पर ये प्रोडक्ट हमने, क्योंकि सभी निवेशकों के लिए जिनको रिस्क नहीं भी लेना है ज्यादा, उनके लिए भी रखा है। तो आज का उसका जो पोजीशनिंग है उस हिसाब से
1.5 या 2 साल की उसकी अवधि है, ड्यूरेशन, और 55% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में है, जो बाकी के 40-45% है वो AA बॉन्ड्स में है, जहाँ पे हमने पहले भी, जैसे कि मैंने कहा था, हमारा रिस्क मेजर्स जो है, हमारी जो प्रोसेसेस है वो काफी स्ट्रांग है। तो अगर किसी निवेशकों को डर लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाएगा, फंड बंद हो जाएगा, मेरा पैसा अटक जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो एक एपिसोड या एक इवेंट होने के कारण आप सभी फंड्स को वैसा नहीं सोच सकते। और जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास आज अगर हम देखें तो 1.5 लाख करोड़ रफली इक्विटी है, 2.5 से पौने 3 लाख करोड़ हम डेट मैनेज कर रहे हैं निवेशक के बिहाफ पे। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अच्छे से मैनेज करें, और हमारी जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस है वो काफी स्ट्रांग है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा कि मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा ये। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप खुद एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप वो फैक्ट शीट देखिए, उसमें हर एक पेपर है, आप देखिए वो हर एक पेपर कौन सी कंपनी का है, डाइवर्सिफिकेशन कितना स्ट्रांग है, आप सब देखिए, आप खुद जज कीजिए। हमारा ये काम है कि हम अच्छे से प्रोडक्ट रन करें, क्यूरेट करें, बनाए। हमें कॉन्फिडेंस जरूर है, पर अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके निवेशक के पास कभी कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, और आपका कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप वो प्रोडक्ट देखिए, उसमें क्या पेपर्स है देखिए, उसका पास्ट हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। हमारी टीम काफी स्ट्रांग है, इनफैक्ट डेट में हमारी टीम को सबसे अच्छी डेट टीम माना जाता है भारत में। विश्व में भी काफी सारे हमको अवार्ड्स भी मिले हैं, पर अवार्ड्स जाने दीजिए, आप सिर्फ परफॉर्मेंस देखिए और जो प्रोडक्ट में अंडरलाइंग है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम कभी भी ज्यादा रिटर्न्स की तरफ नहीं जाते। अगर आप हमारी पहले एफएमपीज देखिए, जो भी, हम रिटर्न्स की तरफ नहीं भाग रहे थे, हम कम रिस्क लेके अगर हम आपको अच्छा रिटर्न दे सके, डेट में वो इम्पोर्टेंट है। डेट में अपसाइड ज्यादा होता नहीं है, इक्विटी में आपको अपसाइड मिल जाएगा अगर हम रिस्क लेंगे, डेट में आपका अपसाइड नहीं होता, इसलिए रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इम्पोर्टेंट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल, ये हमारा एक मोटो है। और सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स, फर्स्ट सेफ्टी देन लिक्विडिटी देन रिटर्न्स। अगर सेफ्टी नहीं है तो हम नहीं लेंगे, उसके बाद लिक्विडिटी नहीं है तो नहीं लेंगे, उसके बाद ही रिटर्न आते हैं, तो हम रिटर्न नहीं पाते। तो इसलिए आप देखिए, हमारा काफी कॉन्फिडेंस है। इनफैक्ट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा खुद का भी काफी सारा पैसा ऑल सीजन बॉन्ड फंड में है, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पर क्योंकि मैं तो आईसीआईसीआई में हूँ तो मैं तो ये बोलूंगा, पर आप आपका स्टडी कीजिए। मुझे कॉन्फिडेंस है जिस तरीके से फंड रन कर रहा है मनीष बांथिया, जो फंड रन कर रहे हैं, मैंने उसके साथ पिछले 16 साल से काम किया है, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भी है। और आपको अगर कोई सवाल है, कोई आपको उस पर क्वेश्चन है, आपको समझना है, तो आप हमारे आप निवेश के थ्रू आप हमारे टीम मेंबर या हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनके पास आप रीच आउट कीजिए, वो आपको अच्छे तरह से समझा देंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या है, और फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप एक बार निवेश कीजिए, आपको फिर आगे पता चलेगा कि वो कैसे वर्कआउट हो रहा है, और हर चीज में एक्सीडेंट नहीं होता, और हर चीज में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हम अच्छे से रिस्क मेजरमेंट रखें तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए निवेशकों के लिए, ऐसा हमारा मानना है। थैंक यू।